नमस्कार। रचना कार्यक्रम देख रहे साथियों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि समाज की दशा और दिशा परिवर्तन में साहित्य का उल्लेखनीय योगदान रहता है। इसी ध्येय को संज्ञान में रखते हुए हम निर्मित करते हैं आपके लिए रचना कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत मिलवाते हैं साहित्य जगत की उन जानी मानी हस्तियों से आपको, जिन्होंने की अपनी प्रखर लेखनी के दम पर समाज में व्याप्त कुरीतियों, बुराइयों और अंधविश्वासों के शमन का बीड़ा उठाया है। आज भी इस संघ के तहत मिलवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसी ही प्रतिभा से, जिन्होंने न केवल साहित्य के क्षेत्र में अपना एक स्थापित नाम बनाया है, बल्कि एक समाज सेविका के तौर पर भी समाज को सुधारने का प्रण लिया है। 37 वर्ष का कार्यकाल बतौर एक शिक्षिका व्यतीत करने के पश्चात वे आजकल लेखन में निरंतर सक्रिय हैं। मैडम विमला गुगलानी जी, जो कि हमारे विशेष आग्रह पर पधारी हैं चंडीगढ़ से यहाँ। नमस्कार मैम, आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैम यही जानना चाहेंगे कि यहाँ आकर आपको कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है मेरे को। बड़ी ही पॉजिटिव वाइब्स मेरे को आ रही हैं यहाँ पे आके जी, कि अच्छे बातें हो रही हैं जी, अच्छी चीज़ें हो रही हैं। हाँ बिल्कुल मैम, हमारे जो दर्शक हैं वो आपकी बातों का भरपूर लाभ उठाएंगे आज। तो हम यही से आरंभ करेंगे कि जो लेखन का ये सिलसिला है, कब ये आरंभ हुआ, कब आपके मन में आया कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए? कुछ याद नहीं, बचपन से ही मेरे को लेखन का ना, जैसे पढ़ते समय से शौक लग गया था लिखने का मेरे को जी। और कॉलेज की मैगजीन में मेरी 2 बार छपी थी, मेरी आर्टिकल छपे, कहानी छपी एक। उसके बाद मैम ये जो पुस्तकें लिखने का विचार है, ये कब मन में आया? बुक्स का तो ऐसा है कि जॉब के टाइम तो लिखने का तो मन में एक था भी, लिखा जाए, पैशन सा है ना, जो भी समाज में देखते थे करते थे, तो ऐसे मन में आता कि कुछ लिखा जाए इसके बारे में। लेकिन इतना समय नहीं मिल पाया। आफ्टर रिटायरमेंट फिर अपनी ये इच्छा मैंने पूरी की। जी, मतलब कि जिसको लोग कहते हैं कि अब हमारा जो रिटायरमेंट का टाइम आ गया, उसको आपने बेहतरीन ढंग से उसको जो आपने वो प्रयोग उसका किया। जी। तो मैम ये पहली जो रचना थी आपकी, क्या कौन सी रचना थी वो, क्या रही, किस बारे में थी वो? पहली रचना मेरी ना एक थी कहानी थी, एक स्टोरी थी मेरी, जो कि मेरी कॉलेज मैगजीन में छपी। और फिर मैं एक्चुअली उस समय लिख नहीं पाई ज़्यादा, मैं पढ़ती थी। जी। जैसे ना अपने कविताएं होती हैं 10th क्लास में, 8th क्लास में, तो मैं उनको बहुत, मुझे अच्छी लगती थी पढ़ने वक्त, तो मैं उनको पढ़ती थी। और मन में तब तो इतना नहीं मैं कह सकती कि मैं क्या करूँगी, लेकिन मुझे वो अच्छी बहुत लगती, मैं उनको रट लेती थी। जी, मतलब कि जो ये पढ़ने की जो आपकी थी ललक, ये ही आपको ले गई कहीं ना कहीं लेखन की ओर। जी। तो मैम प्रेरणा कौन रहे आपके लेखन में? लेखन में तो प्रेरणा देखे जो अपनी उस समय की कवित्रियाँ थी जी, जैसे कि महादेवी वर्मा जी को पढ़ा हमने, सुभद्रा कुमारी चौहान जी को पढ़ा, फिर मैंने प्रेमचंद जी के नावल बहुत पढ़े जी, नानक सिंह जी के भी पढ़े, और भी अखबारें पढ़ती थी जी, मैगजीन में बच्चों की पढ़ लेती, सब कहानियां कविताएं जो भी मुझे मिलती थी ना, अखबार निक्के निक्के देख के भी ना मैं पढ़ लेती होती। ठीक है जी। सभी मैम आपने विधाओं में लिखा है, कविताएं हैं जिसमें, और कहानियां भी आ जाती हैं, निबंध लेखन है, तो इसमें कौन सी विधा है जो जिसको आप लगता है कि बहुत करीब है आपके मन के? कहानियां भी हैं, कविताएं भी हैं, लघु कथाएं भी हैं। ठीक है जी। लघु कथाएं ना छोटे शब्दों में ना, कम शब्दों में समाज को ज़्यादा बढ़िया संदेश देती हैं लघु कथाएं जी, और कविताएं भी। बिल्कुल। और आपको हम बता दें दर्शकों कि ये इनकी निरंतर कई जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित होती हैं देश की जानी मानी जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें, और साथ ही साथ ये पकवान की कला में भी बहुत माहिर हैं, ये भी हम आपको बता दें। तो मैम पकवान से ये देख लीजिए उनके मुंह में पानी आ गया लगता है, तो क्यों ना एक सुंदर सी कविता हो जाए बातचीत आगे बढ़ाने से पहले।
देखिए, जो कहते हैं ना, खाना तो बहुत जरूरी है ना जी, बिना खाए तो काम चलता नहीं होता है ना। तो मैंने एक कविता लिखी थी, उसके कुछ लाइनें ऐसे हैं, सब आ जाओ रसोई में, माँ जो है रसोई में, पकवान बन रहे रसोई में, बहन भाई क्यों इनकी लड़ाई भी होती रसोई में, और पति पत्नी की खींचाताने भी होती रसोई में। तो ऐसी कुछ मैंने कविता लिखी थी। बिल्कुल मैम, माँ के जो हाथ के खाने की महक ही अलग है, उनका स्थान कोई भी नहीं ले सकता, अलग ही बात आ जाती है। और मैम, ये सफ़र कैसे फिर चलता गया, आगे कैसे बढ़ता गया लेखन का सिलसिला? कौन आदर्श रहे आपके? एक्चुअली मेरे जो ना, हम फैमिली, हम ना पाकिस्तान से जैसे आए ना जी, तो फादर को शौक था पढ़ने का। वो पहले लड़के थे जो कि उन्होंने मैट्रिक पास की जी, और उन्होंने फिर, उनको शौक था तो उन्होंने मुझे भी पढ़ने को प्रेरित किया। तो मैं समझती हूँ कि मेरे फादर का ये है इसमें योगदान, जो उन्होंने मेरे को मतलब पढ़ाया। ठीक है, कोई मैं समझती हूँ। तो मैम, ये पुस्तक भी आपने एक लिखी है, वो जो विडम्बना रही पार्टीशन की, उसे लेकर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। हाँ जी, मेरी पहली पुस्तक ही वही है जी। मुझे कहा गया ना कि आप पुस्तक लिखो, तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा कठिन कार्य है जी, लेकिन मन में ना वो कुछ बातें सुनी हुई थी, तो मैंने अपनी पुस्तक को लिखा स्मृतियों के आर पार जी। जो मैंने स्मृतियां थी, यादें संजोई हुई थी मैंने सुन के जी, वो मैंने उसमें सारी दर्ज की अपनी पुस्तक में। जो आपके मन में है वो विभाजन का दंश था, वो कहीं ना कहीं रहा, बाकी जिसको चाहे मैंने वो सहा नहीं, लेकिन मैंने सुना है और उनको शब्द में उतारने की आपने चेष्टा की है। तो मैम, कविता आप लिखी है, आपने काफ़ी कविताएं लिखी हैं जी, और आपका विषय जो है सामाजिक सरोकार रहते हैं बहुधा, तो उससे रिलेटेड कोई हमें सुनाइए, कोई ना कोई जो जिसका सामाजिक में ना, मैंने लड़कियों पे ज्यादा, औरतों पे ज्यादा मेरे को ना लगा, जैसे कि मैंने लिखा, चमचमाते हाईवे तो बहुत बन गए, चमचमाते हाईवे तो बहुत बन गए, चौड़ी सड़कें बनी, खूबसूरत मॉल भी बन गए, बहुमंजिला इमारतें बनी, ऊंचे ऊंचे पुल भी बन गए, बेखौफ घूम सके बेटियां, काश कोई ऐसा ही एक गली भी बन जाए, काश कोई एक ऐसी गली भी बन जाए। बिल्कुल मैम, ये बहुत बड़ा प्रश्न है पूरे समाज से, जिसके बारे में लोगों को विचार करना चाहिए। और मैम, आपने बाल साहित्य जो है वो भी लिखा है, ये मन में विचार कैसे आया कि बच्चों के लिए कुछ किया जाए? ये मन में कैसे बात आई? जैसे मैं टीचर थी ना जी, तो वैसे तो मैंने बड़े बच्चों को पढ़ाया, पर छोटे बच्चे भी साथ में होते थे ना हमारे, तो बच्चों को देखते हैं, पार्क में बच्चे घूम रहे हैं, पर मेरी पोती, जिसको मैंने थोड़ा देखा ना बड़े होते, तो मैंने एक गुड़िया देखी, बच्ची देखी, जो अपनी फ्रॉक को लेके ना ऐसे से बड़ा घूम रही है, फ्रॉक को उसको बड़ी अच्छी लग रही है। तो मैंने उस पर एक कविता लिखी, वो सुनाऊं? हाँ बिल्कुल। हाँ, उसका मैंने नाम भी रखा मुनिया की फ्रॉक जी। कितनी सुंदर फ्रॉक है मेरी, रंग बिरंगे मोतियों वाली, रंग गुलाबी झालर नीली, हरी लैस की छटा निराली, छोटे छोटे टंके सितारे, आकाश से जैसे तारे, रेशमी धागे जगमग ऐसे, नभ पर बिजली चमके जैसे, सिल्मा गोटे की ये पट्टी, मन को मोहे लटकन छोटी, नन्नी नन्नी बूंदियां भी हैं, सुंदर सी ये बेल्ट है मोटी, सुंदर सी ये हरी कढ़ाई, मेरे मन को बहुत है भाई, लाल गुलाबी फूल हैं ऐसे, बाग में खिले गुलाब हो जैसे, मामा लाए फ्राक निराली, पहन के नाचू मैं मतवाली, अब के मामा जब भी आना, प्यारी सी एक फ्रॉक ही लाना, प्यारी सी एक फ्रॉक ही लाना। वाह, क्या बात कही है आपने। के मन के भाव, बिल्कुल मन के भाव मैंने शब्दों में जी बिल्कुल। एक मैम, बात कही जाती है कि कोई ना कोई जो पुरुष है, उसकी सफलता के पीछे एक स्त्री रहती है जी। और अगर स्त्री की बात करें तो परिवार का जो सहयोग मिलना वो अपेक्षित होता है कहीं ना कहीं। आपके संदर्भ में अनुभव क्या रहा आपका? देखिए, मैं तो पहला सबसे अपने फादर, अपने पिताजी को मानती हूँ, जिन्होंने कि मतलब मैं पहली लड़की थी अपने घर में पढ़ने वाली, 5 बहन भाइयों में, उन्होंने अपनी ओर से हमें पूरी एजुकेशन दी, आज़ादी भी दी, और फिर मेरे हस्बैंड का बहुत सहयोग रहा। अगर वो मेरा परिवार का साथ ना हो तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। बिल्कुल जी। तो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और अब मेरे 2 बेटे हैं,
बुए हैं, तो वो सभी मेरी सपोर्ट करते हैं। तो भी मैं यहाँ तक 10 किताबें लिख चुकी हूँ और मेरा आर्टिकल्स वगैरह जैसे आपने बताया मेरा चलता रहता सिलसिला लिखने का। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि एक स्त्री की सफलता के पीछे पुरुषों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, जो कि समाज को संभालते हैं। परिवार का सहयोग है। हाँ बिल्कुल है। और मैम ये बात करें हम महिला लेखन की, तो उसमें भी कहीं ना कहीं दायित्व जो है वो अपेक्षाकृत अधिक रहता है स्त्री पर। पुरुषों पे भी होता है, ये नहीं कहूँगी कि उनके अपने दायित्व हैं, लेकिन जो महिला है उसको घर का काम भी देखना है उसको, और अगर वो कार्यस्थल पे जा रही है उसको भी उससे मैनेज करना है किसी प्रकार से, और लेखन के लिए समय निकालना कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप कैसे समय निकालती हैं और कितना समय निकालती हैं? देखिए, समय तो निकालना पड़ता है, सबके पास 24 घंटे होते हैं काम करने के लिए, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत है मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल। और एक कवि के लिए, कविता के लिखने के लिए साथ में कलम पेन रखना जरूरी है। बिल्कुल। जहाँ भी कोई ख्याल आया नोट कर लिया। बिल्कुल। और फिर बाद में उसको अपने तरीके से एडिट कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये निकल जाए कविता, जो दिमाग से निकल जाए तो फिर वो पुण्य अक्षर नहीं आता। ठीक है मैम, इसके अतिरिक्त आप समाज सेवा भी कर रही हैं, तो किस प्रकार से आप समझती हैं कि समाज सेवा जो लोग हैं वो कर सकते हैं? क्या मानना है आपके बारे में? देखिए, मेरे हिसाब से समाज सेवा करने के लिए जरूरी नहीं कि हम घर घर जाके कुछ करें जी। समाज सेवा कई तरीके होते हैं करने के। जैसे कि हम अपने घर में, हमारी मेड होती है, जैसे कि मैंने किया, मैंने उनको कुछ बैंक के काम करने सिखा दिए, है ना, कुछ किसी को कुछ पढ़ा दिया, किसी के बच्चे की कुछ सपोर्ट कर दी। या और तरीके बड़े होते हैं, जैसे हम पार्क में जा रहे हैं तो हमें कई बार ये होता है कि गंदगी फैली होती है, वो भी एक समाज सेवा ही होती है ना, आसपास का ध्यान रखना समाज सेवा ही होती है। बिल्कुल। तो बहुत तरह से हम समाज सेवा कर सकते हैं जी। मतलब कि मायने जो हैं वो हमें निर्धारित करने हैं कि हमें समाज सेवा किस प्रकार से करनी है। तो मैम, योगा का भी आपसे गहरा आपका लगाव रहा है, योगा आप करती भी हैं और लोगों को सिखाती भी हैं। हाँ जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हेल्थ तो बहुत जरूरी है और मैंने इसको आजमाया भी है कि अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे ना तो हमारी राहें आसान हो जाएंगी। बिल्कुल। हेल्थ इज वेल्थ। हाँ बिल्कुल, स्वास्थ्य है तो सभी कुछ तभी संभव है। और योगा के छोटे छोटे आसन करके भी ना आप अपने आप को सही रख सकते हो। जी ठीक है मैम। और मैम आगे बढ़ें, इससे पहले एक कविता एक और हो जाए। कविता जिस कहते हैं ना, कविता क्या होती है जी, कई बार कहते हैं ना कविता क्या होती है। कविता कुछ खास नहीं होती। मतलब मेरे लिए जो कविता है ना, मैं ना जानू कविता क्या है जी, मैं ना जानू गजल का सार, छंद बंद का भेद ना जानू, ना मैं कुछ भी करूं विचार, आसमान में जो भी देखूं, प्रकृति को जब भी निहारूं, आमों पर फिर कूके कोयल, सावन में बारिश को पुकारूं, प्यार मोहब्बत का अरमान, श्रृंगार रस का करूं बखान, प्रीतम की विरहा में जानूं, भंवरे की भाषा पहचानो, भंवरे की भाषा पहचानो। वाह क्या बात है। तो मतलब कि प्रकृति के कण कण में जो कविता विराजमान है, हमें पकड़ना आना चाहिए कि शब्दों के रूप में उनको कैसे हमें जो है लोगों के समक्ष लेके आना है। और मैम, आप इतनी सक्रिय रहती हैं, काव्य गोष्ठियों में जाना अक्सर आपका होता है, तो कुछ महिलाएं ऐसी हमने देखी हैं खास तौर पे, जिनकी ये सोच होती है कि अब आयु हो गई है ना, तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कैसे करें? तो उन्हें क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, मैं तो कहूँगी कि एज इज ओनली ए नंबर जी। आई एम +70। मैं 70 के ऊपर हूँ, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि मेरी इतनी एज है। हमें जीना आना चाहिए, सिर्फ हमें अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना आना चाहिए। और ये ना सोचो कि समाज तो देखो चलता ही रहेगा। कई बार ना औरतें होती हैं जैसे बड़ी, अब हम बूढ़ी हो गई हैं, अब कुछ नहीं करना, या रोना धोना कह लो। तो मैं तो यही कहूंगी कि ये मैंने कहीं पढ़े थे ये 4 शब्द जी, दर्द हीरा है दर्द मोती है जी, दर्द हीरा है दर्द मोती है, इसे आंखों से ना बहाया करो। वाह। कोई चांद लाकर नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया करो, अपने चेहरे से जगमगाया करो। हाँ। मैंने कहीं कुछ पढ़ा था जी, मेरे को बड़ी अच्छी लगी ये लाइन। बिल्कुल यथार्थ छिपा है इन पंक्तियों में। हाँ, जीवन का कि सब कुछ जो हमारे अंदर है उसे खोजने की आवश्यकता है। और मैम, परिवार जो है उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन है परिवार में?
मेरे 2 बेटे हैं जी, 2 बहुएं हैं जी, एक ग्रैंड डॉटर भी है। तो बस सब अपने अपने, देखो बच्चों के पास टाइम की कमी होती है, ठीक है ना, तो बस वो अपने अपने रहते हैं, हम अपने काम में लगे रहते हैं। जब मिलने का मौका लगता है तो मिल लेते हैं और खुशी होती है परिवार से मिलके। सभ्य और सुशिक्षित परिवार जो है वो आपका है। और बड़े प्रेम भाव से सब मिलकर रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। जबकि आजकल के जो ज़माने में है, एक सोच बनती जा रही है कि एकल परिवार है, उनको ध्यान दिया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है, संयुक्त परिवार जो है उनका कितना महत्व होता है, ये लोगों को समाज के लिए एक सकारात्मक जो संदेश है वो जा रहा है किसी प्रकार से। और मैम आपको गाने में भी रुचि है? हाँ, थोड़ी बहुत हाँ, सुना है। तो क्यों ना 2 पंक्तियां हो जाएं किसी मनपसंद जो एक पुराना गाना है, मेरे बड़े मन के करीब है जी, और संदेश भी है उसमें वैसे तो जी। गा मेरे मन गा, गा मेरे मन गा, तू गा मेरे मन गा, गा मेरे मन गा, यूं ही बिताए जा दिन जिंदगी के, यूं ही बिताए जा दिन जिंदगी के। वाह, क्या बात है। और मैम संगीत से जो जुड़ाव है ये हमें मानसिक तौर पे भी जो समृद्ध बनाता है, संगीत, योगा, और ये सभी आपके जीवन में विराजमान है। और मैम बात करें हम, अगर परिवार की बात हुई है, आपने परिवार की बात की कि परिवार जो मिलजुल के सब लोग रहते हैं, बच्चों के साथ जो मेलजोल है, उससे बाल सुलभ जो उनकी बाल सुलभ जो उनका व्यवहार है बच्चों का, उसको आपने कविताओं के रूप में जो उतारा है। तो आपने निबंध लेखन भी किया है। तो उसके विषय में थोड़ा सा हमें बताइए कि किस विषय में? हाँ जी, बल्कि मैंने स्टार्टिंग में ना कहानियां कुछ बाद में लिखी। मुझे ना जैसे प्रदूषण है जी, या वातावरण है, या बचत है, या खाने की वेस्टेज है जी, तो मुझे ये सब चीजें ना, मतलब मैंने 80 टॉपिक लिए हुए 3 किताबों में जी, 80 टॉपिक मैंने हर टॉपिक लिख दिया जो मुझे अच्छा लग रहा है। औरतों पे भी लिख दिया, डर पे भी लिख दिया, खुशी पे भी लिख दिया, घूमने पे भी लिख दिया जी, है ना। जो जैसे तो मैंने हर टॉपिक लिया अपनी ओर से, जो कि मुझे यहाँ वहाँ ट्रैफिक पे जैसे होता है जी, या बुजुर्गों पे भी होता है, तो मैंने इन सब पे अपनी कोशिश की है जी लिखने की। जी, आपकी मैम एक कविता प्रकाशित हुई है, पंजाबी में भी आपने लिखा है और साझे तौर पे भी लिखे हैं, काफ़ी आपने कविताएं लिखी हैं। और एक बच्चों की जो कहानी आती है, उनकी कविताओं की किताब है रंगला जंगल। हाँ जी, तो वो किस बारे में है? वो जो है बुक रंगला जंगल, उसमें सारी जंगल की, प्रकृति की और पशु पक्षियों की बात की गई है। वो सारी उसी पे ही आधारित है, जंगल पे या प्रकृति पे या पशु पक्षियों पर। मतलब कि बच्चे जो हैं उनको प्रकृति से जोड़ने का प्रयास किया गया है। जैसे गिलहरी है नाच रही है ना, तो बच्चों को देखो तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। बिल्कुल, सारे मतलब बहुत सारी बस उन्हीं पे है, जंगली जानवरों पे है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी। कोई बंदर बच्चे से खुश होते, बंदरों पे ऐसे सब कविताएं उसकी ना, उसको प्राइज भी मिला हुआ वैसे जी। हाँ, उसको चंडीगढ़ की ओर से, हाँ जी, साहित्य अकादमी की ओर से पुरस्कार मिला हुआ जी। और मैम बहुत से सम्मान मिले हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? कितने सम्मान मिले हैं और कैसा आपको लगता है जब सम्मान मिलता है? तो मैं तो ये कहूँगी कि मेरी जो लाइफ के ये साल गुजरे हैं ना आफ्टर रिटायरमेंट, ये बहुत ही अच्छे गुजरे हैं जी। जैसे संस्थाएं बनी हुई हैं, सीनियर सिटीजन्स की बनी हुई है, या और भी कविताओं की भी बनी हुई है। तो बस फिर वो अपने आप उनको अच्छा लगता है तो कुछ सम्मानित कर देते हैं वो। हाँ जी, बस एक सम्मान मिलना तो एक आपको पहचान हो जाती है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, उससे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है हमें कि और अच्छा करें, मन को खुशी मिलती है और बंदे का आगे काम करने को मन बनता है, अच्छा मन करता है और काम करने को। बिल्कुल मैम, जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें कि चाहकर भी हम भूल नहीं पाते। लगता है कि हमें उन विषयों के बारे में लिखना चाहिए। कभी कोई ऐसी घटना घटित हुई हो जीवन में जिसे देखकर लगा हो कि हाँ, अब मुझे लिखना चाहिए इस विषय पे? कोई ऐसी घटना है आपके स्मरण में? देखिए, घटनाएं तो जीवन में अब घटती रहती होती हैं, है ना। खुशी गमी तो जीवन के सार ही हैं। तो मैं अपनी ओर से ना उसको बेस बना के कहानी का रूप दे देती होती हूँ जी।
कहानी का समाज कहानी के रूप में कोई भी घटना लगे आपको तो मैं उसको, मान लो जैसे कोई बच्चों की भी है या बेटियों की, बहुओं की, या रिश्तों की कह लो जी, रिश्तों की है ना जी, तो हम उसको कहानी का रूप देने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, ताकि किसी का वो भी ना आए और समाज को संदेश भी जाए। ठीक है, मतलब कि कोई ऐसी घटना याद आ रही है आपको कि जिसने आपको प्रेरित किया हो लिखने के लिए? कोई ऐसा कुछ खास तो नहीं याद आ रहा मेरे को, लेकिन कई बार लगता था कि भाई ये जो विषय है, जैसे दहेज का विषय कह सकते हैं आप जी, या जैसे हम पुराने जमाने में, जैसे मैंने अपनी पहली बुक लिखी ना, उसमें मैंने सामाजिक कृत्यों का वर्णन भी किया हुआ है। वो मेरे घरों में ही थी। जैसे कि बहुत छोटी विडो हमारी एक नानी हुआ करती थी जी, तो उसने अपने पति की शक्ल भी नहीं देखी थी जी, तो हमने उसको देखा नानी को, तो हमें वो चीजें मेरे को बड़ी लगती थी। सामाजिक कुरीतियों पे भी मैंने लिखा है, मुझे वो चीजें मतलब अच्छी नहीं लगती थी जी। मैम, बहुत से युवा लेखक हैं जो वो भी इस समय आपको देख रहे हैं देश विदेश में, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? अपने लेखन जो हैं वो कैसा लेखन कर रहे हैं, इस बारे में हमें बताइए, और साथ ही साथ उनको लेखन को जो सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से जो वो कुछ बातें ऐसी होती है ना, जो युवा है ना हमारे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मोबाइल है जी, तो वो कितनी काम की चीज तो है ही सही ना, लेकिन उसका जो दुरुपयोग हो रहा है, तो मैं कहूँगी कि कोई भी चीज है ना, उसका दुरुपयोग ना किया जाए जी। जो भी आजकल नई चीजें आ रही है ना जी, उनका सदुपयोग किया जाए, और हम अपने संस्कारों को कभी ना भूलें जी। चाहे कहीं भी रहें, बाहर भी रहें, यहाँ भी रहें, जो भी लिखें उसमें हम अपने अच्छी बातें ही लिखें जी, ताकि हमारा समाज सुधरेगा जी, और हमारा देश उन्नति करेगा जी। मेरा तो ये विचार है। ठीक है। कितना समय आप समझती हैं कि लेखन के प्रति समर्पित करना चाहिए? इसकी ना कोई टाइम लिमिट नहीं है जी, जब भी कोई विचार आया तभी लिख दिया जी, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है हाँ। तो इसलिए कोई वैसी बात नहीं है, जब भी मन आया लिख दो जी। मतलब कि निरंतर जो लिखना है ये आपका कभी बंद नहीं होना चाहिए, निरंतर लिखते रहे, कुछ ना कुछ अभ्यास से जो है वो लेखन में सुधार होता चला जाएगा। ये इसमें निरंतर जो प्रक्रिया है ये मानव को जो और बेहतर बनाती जाती है। और मैम, संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे हमारे समाज से, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते और लेखिका होने के नाते आपके क्या विचार हैं, क्या कहेंगे? मैं तो देखो ये कहूँगी कि हम चाहे कुछ भी नहीं बन सके, माना कि जहाँ को ना सुधार सकेंगे हम, माना कि जहाँ को ना सुधारें, लेकिन एक जुगनू की चमक तो रखें, जुगनू की चमक तो रखें अपने अंदर जी। बिल्कुल मैम, इससे पहले कि हम समाप्ति की ओर बढ़ें, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, तो हम चाहेंगे कि कुछ पंक्तियाँ जो हैं नारी को विशेष तौर पे थोड़ा शक्तता का जो अनुभव करवाएं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, मैं तो ये कहूँगी नारियों को जी, मांगने से नहीं मिलेंगी अपने हिस्से की जमीन, हवा, पानी और हक, कोई अब कृष्ण नहीं आएगा। जंगली फूलों की तरह बिखर जाओ लड़कियों, मिटाते मिटाते दुश्मन जाएंगे थक। अच्छे कर्म करो और खुलकर जियो, इस दुनिया में हम बार बार नहीं आएंगे। आखिर तो हम इंसान हैं, पहाड़े नहीं हिसाब के, जो बार बार दोहराए जाएंगे, रटाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। मतलब कि खुद को सशक्त खुद बनना होगा, हमें अंदर से ये अनुभूति लानी होगी कि हम अबला नहीं है, है ना? इस बारे में हमें सोचना होगा, अपने विचारों को उन्नत बनाना होगा। इसके साथ कहीं ना कहीं जो समाज है इसे भी सोचना होगा कि यदि हम बात कर रहे हैं विकास की, तो हमें अपनी सोच को भी विकसित करना चाहिए। मैम, आप यहाँ पे आए और हमारे साथ इतना समय निकाला बातचीत करने के लिए, हम हृदय से आपके आभारी हैं, और आपके स्वर्णिम भविष्य की हम शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आपका जो भविष्य हो वो स्वर्णिम हो। डीडी पंजाबी की ओर से यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।